नमस्कार, भारत माता टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रमोद श्रीवास्तव। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा जो सियासी गलियारों से लेकर और प्रशासनिक व्यवस्था तक छाया हुआ है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के.एस. तोमर साहब। तोमर साहब, आरक्षण व्यवस्था जो है, प्रमोशन में आरक्षण खासतौर सबसे पहले तो हम समझना चाहेंगे आपसे कि ये मुद्दा है क्या और क्यों इतना छाया हुआ है। पदोन्नति में आरक्षण मुद्दा ये है कि एक निश्चित प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया कि वह इतने प्रतिशत तो उनको पदोन्नति दी ही जाएगी, भले ही वो मेरिट में आके कुछ और हो जाए या पदोन्नति में आरक्षण से बढ़ के कुछ सामान्य के पद जो घेर लेते हैं, अनारक्षित वर्ग के पद घेर लेते हैं, उसके बाद फिर उनका बैकलॉग क्रिएट हो जाता है और उनकी इसी प्रकार संख्या बढ़ती जाती है। तो इसका पदोन्नति में आरक्षण केवल पदोन्नति से संबंधित नहीं है, ये नौकरी से भी संबंधित हो गया है जी। तो इससे कर्मचारियों को जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, राज्य सरकार की लापरवाही करें या अनदेखी कहें, तो उसकी वजह से वो क्या है? इसका खामियाजा ये हुआ कि आज अधिकांश विभागों में, मध्य प्रदेश शासन के अधिकांश विभागों में जहाँ पे पदोन्नति में आरक्षण लागू किया गया है, वहाँ सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, इनके कर्मचारी अधिकारी ऊपर के पदों पे नगण्य हो गए हैं, इनकी नस्ल खत्म हो गई है, ये अब बचे ही नहीं हैं। यदि केवल आरक्षण तक होता तो शायद इतना बर्निंग मुद्दा नहीं था कि उस पर बहुत ज़्यादा आंदोलन होता, लेकिन अब तो ये हो गया कि जब आपने नस्ल ही ख़त्म कर दी सामान्य वर्ग की, पिछड़े वर्ग की, अल्पसंख्यक वर्ग की, तो निश्चित ही जब हमारे किसी भी अब जैसे हमारा पशुपालन विभाग देख लीजिए, ऊपर के सभी संयुक्त संचालक और बाकी जो भी पद हैं केवल इन्हीं पे। आप एमपीवी देख लो, एमपीवी में भी ऐसी कतलेआम हो गया है कि ऊपर के पदों पे सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक बचा नहीं है। आप पीएचई देख लो, एक भी चीफ इंजीनियर आपको सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक का नहीं मिलेगा जो है। ईएनसी की तो आप बात भूल जाइए। कृषि विभाग देख लीजिए, कृषि विभाग में जितने एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर सभी केवल SC ST से हैं, बाकी वर्ग उसमें लुप्त हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। इसी प्रकार से बाकी और दूसरे डिपार्टमेंट हैं, उनमें भी यही स्थिति है। इससे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त है कि जब आदमी पूरी सर्विस किया, 35 साल सर्विस किया, 40 साल सर्विस किया, 32 साल सर्विस किया, और उसके बाद भी जिस पद पे आया था एड़ियाँ रगड़ते हुए आज भी वह वहीं पे काम कर रहा है, और उससे जो 15-15, 20-20 साल जो जूनियर थे वो उसके साथ हो गए। ये कैसे? ये आरक्षण नहीं है, ये तो सोचा समझा सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग की नस्ल खत्म करने का प्रोग्राम है। हम आज राजनीतिक अछूत हो चुके हैं और दोयम दर्जे के नागरिक हो चुके हैं कि जिसके ऊपर इतना अत्याचार अंग्रेजों ने भी नहीं किया, दुनिया में भी ऐसा अत्याचार कभी नहीं हुआ, वो अत्याचार आज हम लोगों के ऊपर हो रहा है। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनको जो बिना आरक्षण, जो बिना पदोन्नति के ही रिटायर हो गए हैं, उनको सबसे ज़्यादा खामियाजा इस चीज़ का वो उठाना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा। जो कर्मचारी अधिकारी पूरी ज़िंदगी सर्विस करके जब रिटायर हुए और जिस पद से आए उसी पर रिटायर हुए, आप सोच लीजिए कितनी तो उनको तनख्वाह कम मिली होगी, कितना उनको पेंशन कम मिला है। उनकी पेंशन बहुत कम बनी है, मतलब अपने दूसरे साथियों की अपेक्षा, और कितना वो प्रतिदिन जलील हुए हैं कि उनसे 15 साल जूनियर अधिकारी उससे किस तरह का व्यवहार करता है, कैसे ट्रीट करता है, कभी उसके इंक्रीमेंट रोक देता है, कभी उसे शो काज नोटिस दे देता है, कभी हर तरह से उसे प्रताड़ना जो झेल रहा है जो सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकारी कर्मचारी, इसका कोई वर्णन नहीं है। और इतनी स्थिति गंभीर दुनिया में कहीं नहीं है। आप केवल आरक्षण नहीं दे रहे हो, आप हमारी नस्ल खत्म कर रहे हो, हमारा वर्ग खत्म कर दिया ऊपर में, और उसका प्रभाव बाकी दूसरे क्षेत्रों में भी पड़ता है। जब ऊपर के सब अधिकारी किसी एक ही वर्ग के हो जाते हैं तो निश्चित ही वो है जो कुचलने का काम है हम लोगों का वो करते हैं। तो इसको क्या माना जाए? क्या एक राजनीतिक पूरा एक षड्यंत्र कहें इसको? बिल्कुल, कहीं ना कहीं या तो राजनीति वाले जब ये लागू हुआ तो ये समझ ही नहीं पाए कि हम जो ये नीति बनाने जा रहे हैं, जो ये करने जा रहे हैं, इससे
इन वर्गों की इतनी ज़्यादा दुर्गति होगी, मेरे को तो नहीं लगता है कि ये लोग समझ पाए। और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि अब उनको डर लगता है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग तो एकजुट हैं और दूसरे लोग एकजुट हो नहीं सकते हैं, तो इसलिए सरकार भी उन्हीं का पक्ष ले रही है। सरकार पूरी तरह से, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्य सचिव हों, या और मंत्री हों, या दूसरे प्रतिनिधि हों, वह सभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को नुकसान करा रहे हैं। आप सोचिए कि जब हम माननीय उच्च न्यायालय से 2016 में जीते एम नागराज के फैसले के आधार पर, जो कि 2006 में आया था, और उस फैसले के तहत ये हुआ कि जितने ये गलत प्रमोशन पाए हैं, ये जंप प्रमोशन पाए हैं, इन्हें रिवर्ट कर दिया जावे। ठीक है, तो जाना तो कोर्ट में किसको चाहिए था? अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारी अधिकारी को जाना चाहिए था। हाँ, शासन को तो भाई कोर्ट का फैसला था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही हुआ था, तो उसको तो मानना चाहिए था। लेकिन नहीं, सरकार गई। सरकार केवल गई नहीं है, सरकार ने जितने शासकीय अधिवक्ता होते हैं, अटॉर्नी जनरल, सोलिसिटर जनरल तक पूरा जोर लगा लिया सरकार, वो तो सब पूरा सरकार ने झोंके ही। उसके साथ साथ प्राइवेट इतना वकील खड़ा किया कि जिसकी कोई संख्या नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या, बड़े बड़े जितने वकील थे सरकार ने वो भी लगा दिए। लगभग 11-12 करोड़ सरकार इस बात के लिए खर्च कर रही है कि कैसे भी सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, इन्हें कोई न्याय न मिल जाए। उसको न्याय रोकने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है। ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है, किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ जैसा कि हमारे प्रदेश में हुआ है। और जबकि मुख्यमंत्री स्वयं पिछड़ा वर्ग को बिलोंग करते हैं, उस सब के बाद भी उनके द्वारा सबको बोला गया, मतलब जब उनको अजाक्स के कार्यक्रम में बिना बुलाए जब वो पहुँचे, तो उन्होंने पहले तो माइके लाल की गाली दी और उन्होंने कहा कि कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है, आप तो वकीलों के नाम बता दीजिए, हम वो वकील आपको देंगे, आपको जो चाहिए वो हम देंगे, लेकिन हम इनको न्याय नहीं मिलने देंगे। मतलब, और वही उन्होंने किया। मतलब सरकार यहाँ तक उतारू हो गई कि आप प्राइवेट वकील कर रहे थे, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो वकील हमारी तरफ से लड़ रहे थे, सरकार ने वो भी खरीद लिए। उनमें से कई वकील खरीद के और अजाक्स की तरफ से, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए उन्होंने खड़े किए। अब इस सरकार पे हम कैसे भरोसा करें कि जो सरकार पानी पी पी के हम लोगों को कुचलने में जो है, मतलब दिन प्रतिदिन और ज़्यादा क्रूर होती जा रही है। जब सरकार इतना क्रूर हो गई है कि हम लोगों को मतलब ख़त्म करना चाहती है, हमारी नस्ल ही ख़त्म करना चाहती है, हमें राजनीतिक अछूत बना दिया है, तो अब हम उस सरकार से कैसे उम्मीद करें कि वो हमारे लिए न्याय की बात सोच भी सकेगी। जो है, तो अभी तो ये लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, अभी अंतिम निर्णय भी आना बाकी है, लेकिन राज्य सरकार अपनी तरफ से भी कोशिश करने की बात कह रही है, तो उसको लेके जो है वो अब सपाक्स संस्थान जो है वो उसका क्या स्टैंड है? हमारा तो बहुत सीधा सीधा सा कहना है कि जो 2006 का फैसला, एम नागराज का फैसला, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 5 जजों की बेंच ने 2006 में दिया था, और आज उस बात को 15-16 साल हो गई, आज तक हमारी सरकार ने लागू नहीं किया है, और उसी के आधार पर फैसला आया है, और उसको ही अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सही माना है कि एम नागराज का फैसला सही था। यानी 16 साल हम लोगों को जो कुचला गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए हमें तो नहीं लगता कि सरकार कुछ करेगी। अभी भी सरकार की तरफ से मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो सरकार कोई न्याय की बात करेगी। अभी भी सरकार जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला जो अभी आया है, उसको लागू करेगी, मेरे को नहीं लगता। क्योंकि जो फैसला आया है, उस फैसले में एम नागराज ने स्पष्ट कहा है कि एक तो क्रीमी लेयर लागू होगी। जो व्यक्ति क्रीमी लेयर में आ गया, उसे पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, उन्होंने एफिशिएंसी की बात की है। यदि आप एफिशिएंसी मापने का कहो तो सीआर तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो उन्हीं के लोग बैठे हैं ऊपर में। सीआर से तो आप नहीं नाप सकते हो उसको।
उसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी आपको इफिशियंसी नापने के लिए, उनकी प्रशासनिक क्षमता नापने के लिए आपको एग्जाम लेना चाहिए, परीक्षा लेना चाहिए, तभी वो मापी जा सकेगी। नहीं तो अभी तो सब उन्हीं के लोग ऊपर बैठे हैं और सबको का प्लस CR देते जाएंगे और हम लोगों को कुचलने का पूरा काम कर देंगे। तो अगर मान लीजिए कोई फैसला अभी पक्ष में नहीं आता है, तो इसके बाद अगले कदम क्या होंगे संस्थान सभा से? देखो, फैसला अभी तो सरकार ने तो अपनी तरफ से कुछ कहा ही नहीं है। न तो सरकार ये कह रही है कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए कोर्ट ने इनके ऊपर छोड़ा हुआ है, और ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व की परिभाषा अभी तक नहीं बताए हैं। कितना किस पद पे अभी काबिज हैं ये भी इन अभी तक आंकड़े जारी नहीं कर रहे हैं कि कितने किस पद पे काबिज हैं, और निश्चित ही वो ऊपर 100% काबिज हैं तो इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही वो आंकड़े शो करने की। और पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात है तो जहाँ एक तरफ हमारी सरकार जो पिछड़े वर्ग की 54% संख्या मान के उन्हें 27% आरक्षण देती है, तो भैया यहाँ भी यदि इनकी संख्या 36% है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की, तो निश्चित ही उनका प्रतिनिधित्व 18% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ऊपर के पदों पे सनई कम होता जाना चाहिए। ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व ये होता है। तो सरकार पर्याप्त प्रतिनिधित्व में भी हमें नहीं लगता कि हमारी सुनेगी, उसमें भी हमें बिल्कुल सरकार नहीं सुनेगी। और दूसरी बात ये, एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उस फैसले में दीपा ईवी नाम से एक फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। उस फैसले में कहा गया है कि जो भी कर्मचारी अधिकारी यदि अपनी सर्विस में जो आता है, यदि वो कोई उसका फ़ायदा लेता है आरक्षण का, कोई एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा लेता है या आरक्षण का फ़ायदा लेता है, तो निश्चित ही वो अनारक्षित पदों के लिए काबिज नहीं हो सकेगा, उसके काबिल नहीं कहलाएगा। और उसको यदि अनारक्षित पे आना ही है तो उसे अनारक्षित की वरिष्ठता से आएगा। ये नहीं होगा कि बंदर कूदनी के आज तो हम आरक्षित की लाइन में लग गए और मौका देख के अनारक्षित में कूद के आ गए, फिर इधर ये बंदर कूदनी जो है ये नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये पहले कह चुका है। तो यदि बंदर कूदनी भी रोकेंगे तो भी कुछ अंतर पड़ेगा, लेकिन सरकार का हमें उसका भी नहीं लग रहा है कि सरकार वो करेगी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है ये सरकार किसी भी कीमत पे लागू नहीं करना चाहेगी, क्योंकि न तो क्रीमी लेयर ये कर सकते हैं, ना सरकार में हिम्मत है कि इनका रिवर्सन करने में भी इनके हाथ पैर फूलेंगे। सरकार रिवर्सन भी ना करेगी, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ा चढ़ा के बताएगी, और सरकार जो है इफ़िशियंसी नापने के लिए परीक्षा में भी हीला हवाली करने की कोशिश करेगी। और ये फैसले यदि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला नहीं मानेंगे तो निश्चित ही मानिए कि फिर सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग फिर खड़े हो जाएंगे। यदि हमारे साथ अन्याय होता ही रहेगा, हमारी निरंतर नस्ल ख़त्म करने के लिए सरकार यदि तत्पर रहेगी तो निश्चित ही हम लोग, हमारे पास कोई चारा छोड़ा ही नहीं है कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाएं, लड़ें। इसके अलावा चूँकि सरकार तो हमारी सुन नहीं रही। इवन आप ये सोचिए कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो पदोन्नति जो उन्होंने स्टेटस को जो दिया उसका मतलब यही था, बाकी चूँकि सभी प्रदेश ने तो उसका मतलब वही निकाला कि जो लोग पदोन्नति में आरक्षण का फ़ायदा उठा के जो मतलब जिनके उस पर कोई क्वेश्चन मार्क है, उनके अलावा बाकी अनारक्षित वर्ग की पदोन्नति होना चाहिए। इसी हिसाब से पूरे देश में हो रही है। केवल एक मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है कि जहाँ पे सरकार ने ये लागू नहीं किया, जबकि सब जगह वही नियम, मध्य प्रदेश वाले ही नियम पूरे देश में लागू हुए। सबसे पहले नियम मध्य प्रदेश में बने थे, वही नियम पूरे देश में गए। तो अभी कई अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो इसका खामियाजा तो भुगत चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं बिना पदोन्नति। अभी और कितने, अगर फैसला कोई ऐसा पॉजिटिव नहीं आता है तो ऐसे और कितने अधिकारी कर्मचारी होंगे जिनको इसका नुकसान होगा? बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी अधिकारी उन्हीं पदों पे, सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग के उन्हीं पदों पे रिटायर होंगे जिस पद पे आए थे, यदि सरकार जल्दी कोई निर्णय नहीं करती। सर, कई कर्मचारी अधिकारी ऐसे हैं जिनको बिना पदोन्नति के रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनके लिए क्या कुछ संस्थान की तरफ से? ये तो हम हमेशा से कहते रहे हैं, शासन से हमेशा मांग करते रहे हैं कि जो बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनको कि काफ़ी आर्थिक
हानि उठानी पड़ी है, एवं उसके साथ साथ पद की नुकसान तो उनको उठानी पड़ा है, प्रशासनिक भी। उनको सरकार एकमुश्त मुआवजा दे, उनकी पेंशन राशि बढ़ाए और पिछले तारीखों में उन्हें पदोन्नत कर, नोशनल प्रमोशन देकर उन्हें पदोन्नति दी जावे और उन्हें आर्थिक फायदा पहुंचाया जावे। लड़ाई जो लड़ी जा रही है, ये एक देशव्यापी एक लड़ाई है। बिल्कुल ही, जो विभाग को लीड करने वाले लोग हैं, यदि वह सक्षम नहीं होंगे, यदि उनकी योग्यता एकदम प्रूफ नहीं होगी, तो निश्चित ही आज पूरा देश, पूरी दुनिया एक गांव का रूप ले चुकी है। हमारा कंपटीशन, हमारी प्रतियोगिता केवल अपने देश के अंदर ही नहीं है, पूरी दुनिया से हमारा आज कंपटीशन है, पूरी दुनिया से हम प्रतियोगिता कर रहे हैं। निश्चित ही यदि हम सक्षम नेतृत्व नहीं देंगे विभागों में, तो निश्चित ही वहाँ पे हम पीछे हो जाएंगे। और आज वास्तव में देखा जाए तो दुनिया लेवल पे हम बहुत पिछड़ चुके हैं। निश्चित ही यदि पूरी दुनिया से कंपटीशन करना है तो योग्यता को कुचलें नहीं, योग्यता को बचा के रखें। आज जो अपने देश से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो यहाँ से दूसरे देशों में भाग रहे हैं बच्चे, जो योग्य बच्चे हैं, तो निश्चित ही जो देश की बहुत बड़ी हानि है। तो कहीं ना कहीं योग्य लोगों को भी सरकार बचा के रखे, जिससे कि ये जो नुकसान हो रहा है वो ना हो। जो देश हम लोगों से बाद में स्वतंत्र हुए थे, वह हमसे कितना आगे निकल चुके हैं। छोटे छोटे देशों के आगे हम हाथ फैलाते हैं। यदि हमने योग्यता को वरीयता दी होती तो निश्चित ही ऐसी स्थिति तो ना बनती। और देश में जो गरीबी है, भुखमरी है, यदि योग्य नेतृत्व होता तो वह सबके लिए इतना कर देता कि जरूरत ही नहीं पड़ती कि हर आदमी को उसको योग्य बनाना चाहिए था। यदि हम उनको योग्य नहीं बनाएंगे तो निश्चित ही हम पूरी दुनिया में बहुत पिछड़ जाएंगे, और जिसका खामियाजा आगे आने वाली नस्लें भुगतेंगी। तो ये टाइम बाउंड प्रमोशन आप कर दीजिए, समयबद्ध पदोन्नति, जैसा कि IAS, IPS, डिप्टी कलेक्टर एवं फाइनेंस की सर्विस में होता है, वैसा ही सबके लिए करती। भाई जब उनके लिए वो चीज़ अच्छी तो इधर के लिए क्यों नहीं? और उसमें जो है कोई विवाद वाली स्थिति नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी कि भाई जब आप सर्विस में आप लेते हो तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देके तो लेते ही हो, आरक्षण देके तो लेते ही हो। एक निश्चित टाइम पे सामान्य पिछड़ा के भी कर्मचारी पदोन्नति पाएंगे और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भी पदोन्नति पाएंगे। इससे अच्छा हल और दूसरा कोई हो नहीं सकता है, यदि सरकार इसका हल निकालना चाहेगी। तो एक तो हल ये है कि टाइम बाउंड प्रमोशन इनको करना चाहिए, जैसे कि बाकी सब में है। वहाँ पे आज तक कोई दिक्कत नहीं गई, ना IAS IPS में कभी दिक्कत आई, ना डिप्टी कलेक्टर में दिक्कत आई, ना फाइनेंस में आई। तो भैया इधर भी वही कर दो ना। ये क्यों सरकार चाहती है कि सभी वर्ग आपस में लड़ते रहें और सामाजिक समरसता बिगड़ी रहे? सरकार को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को तो चाहिए कि देश की प्रगति हो, प्रदेश की प्रगति हो और सबको न्याय मिले। आज आप सोचिए, मैं तो कई दिन लोगों के फ़ोन आते हैं और उनको ये गलत फहमी रहती है कि ये पदोन्नति तो ये सपाक्ष ने रुकवाई हुई है। उनको इस प्रकार की गलत फहमी होती है, जबकि सरकार का भ्रम फैलाया हुआ है और हमारे लोग हमसे लड़ने को उतारू होते हैं, आमादा होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये तो आप लोग कोर्ट में गए, जबकि हम लोग तो, हमारी पदोन्नति नहीं हो रही थी उसके लिए गए और उसमें शासन के खिलाफ फैसला आया। माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला हम लोग के पक्ष में दिया और सरकार को लागू कर देना चाहिए था, कहीं से कहीं तक नहीं था। लेकिन सरकार की चूंकि मानसिकता गलत है, तो इसलिए ये हो गया कि वो उन्हीं पदों पर रिटायर हुए जिस पे आए थे। वो आज उनको कितना पेंशन में नुकसान हो रहा है, कितना उनको दूसरे जो परलिब्धियाँ मिलनी थी वो नहीं मिली हैं। मतलब वो लोग जो ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं या जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जो ज़्यादा पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो वो मोटे तौर पे वो यही सोचते हैं कि ये जो है सपाक्ष के कारण हमें पदोन्नति नहीं मिली, जबकि ऐसा नहीं है। पदोन्नति न मिलने का कारण केवल और केवल सरकार है, जिसने की गलत नीतियां हैं सरकार की, इसकी वजह से ऐसा होगा। हमारी सरकार से पुनः गुजारिश है कि जो लोग गलत पदोन्नतियाँ पा गए हैं उनको आप रिवर्ट करिए, और जो अनारक्षित के जो पद हैं उस पर केवल अनारक्षित की वरिष्ठता पे जो आते हैं उनको ही लीजिए, जिनने आरक्षण का फ़ायदा उठाया है।
कोई रिलैक्सेशन लिया है, उनको अनारक्षित पद पे आप पदोन्नति न करें। यही हमारी शासन से विनती है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप जो है न्याय करें। आप मुखिया केवल अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के नहीं हैं, हमारे वर्ग के भी आप मुखिया हैं, सामान्य पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग इसके भी आप मुखिया हैं। ये वर्ग भी पीड़ित है। जब देश स्वतंत्र हुआ था उस समय 72% लोग गरीब थे। आरक्षण तो आपने उस समय केवल 22 को दिया था, लेकिन उसमें 72% गरीब थे। उनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ, इतने वर्ष हो गई और इसके बाद भी अब आप जो है पदोन्नति में इतना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर के.एस. तोमर साहब, सपाक्स प्रमुख, जो पदोन्नति में आरक्षण को लेके इन्होंने सरकार से सिर्फ अपेक्षाएं हैं, उम्मीद है कि सरकार जल्द ही कोई निर्णय लेगी। आप जुड़े रहिए भारत माता टाइम्स के साथ।